चलिए सुनिए, क्या कहा हमने आपसे। हमने बताया कि जो आपका बीएस ब्लूम थे, उन बीएस ब्लूम ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने सबसे पहला पक्ष क्या बताया था, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष की बात आए तो इसको समझना कैसे है, थोड़ा सा सुनो। वैसे तो सरल भाषा में यदि कहा जाए तो सीधा सीधा ज्ञान के बारे में हम सीधा सीधा भी आपको लिखा सकते और समझा सकते। जैसे यदि हमें केवल यही समझाना है तो केवल इसको भी सीधा सीधा समझा सकते हैं। कैसे, सुनो। हम सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे को हमें क्या कराना है, ज्ञान। सुनना जरा, सरल भाषा में समझाएं पहले, फिर बड़ा एग्जाम्पल लेंगे यदि आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। और यदि आ गया तो कोई बात नहीं। टीचर ने कहा बेटा इस का को क्या कहते। बच्चा का को नहीं जानता। टीचर ने कहा बालक से कि बेटा इस का को क्या कहते। बालक इस का को नहीं जानता, लेकिन टीचर ने कहा का से क्या होता है, कबूतर। यानी बच्चे को क्या हुआ है, ज्ञान। अभी ज्ञान हो गया इतनी जल्दी, अच्छा। बच्चे से टीचर ने कहा कि का से क्या कहा जाता है, कबूतर कहा जाता है। और का से जब कबूतर कहा जाता है तो बच्चे को इस का के बारे में जानकारी प्रदान कराई जा रही है कि बच्चे को क्या हो जाए, का के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। और का की जानकारी किससे जोड़कर बताई, कबूतर से। यानी कि वह चाहते हैं आपके बीएस ब्लूम कि किसी प्रकार से इसको किसी से कनेक्ट कर दिया जाए तो बच्चा का को समझने लगेगा। और जब का को समझने लगेगा तो उसको जैसे ही इस का ज्ञान होता है, मतलब प्रारंभिक अवस्था में पहले का को नहीं जानता था, लेकिन शिक्षक ने का को कबूतर से जोड़ दिया तो वह का के बारे में थोड़ा बहुत उसको ज्ञान हुआ कि हाँ कुछ का है, यानी कबूतर में जो का आता है वो का है। यानी ये बच्चे को क्या हुआ, इसका ज्ञान। जैसे ही ज्ञान होता है बालक खुद उस का को लिखने लगेगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ है कि का है ये। और जब का को खुद लिखने लगेगा इसको ही कहा जाता है बोध। यानी बच्चे को क्या हुआ है, इसका ज्ञान। ज्ञान हुआ और वह खुद लिख रहा है, यानी कि उसको हो गया इसका क्या, बोध। जब का बोध हो गया तो का से ही वह लिखेगा कमल। कमल लिखेगा तो वहां का को कमल में का पड़ेगा। हो सकता वह इसी को कबूतर पर का पड़े, या हो सकता और भी कहीं किसी जगह इस का क्या करने लगे, अन्य शब्दों में अनुप्रयोग करने लगे या प्रयोग। तो बच्चे ने का क्या सीखा, प्रयोग। पहले शिक्षक बच्चे को का के बारे में बताएगा, यानी शिक्षक ने बच्चे को का के बारे में ज्ञान प्राप्त कराया। बच्चे का खुद लिखने लगा, मतलब बच्चे को का बोध हो गया, तभी तो का लिख रहा है। और का लिख रहा है तो उसने अन्य जगह शब्दों में, विभिन्न शब्दों में क्या किया, का को का पढ़ा, कमल में का पढ़ा, कबूतर में का पढ़ा। अन्य जगह जब आपका उसने का को का पढ़ा, यानी कमल पढ़ा या कबूतर पढ़ा, फिर उसके बाद वह देखता है कि अरे है तो का ही, चाहे कमल में पढ़ो, चाहे कबूतर में पढ़ो, चाहे कहीं पढ़ो, सब जगह इसको का ही तो पढ़ेंगे। कबूतर में भी का पढ़ेंगे, कमल में भी का पढ़ेंगे, यानी कि हर जगह आपका का ही पढ़ा जाएगा। यानी कि इस का के विभिन्न प्रयोग वह समझ रहा है। बोले कितनी भी जगह चले जाओ, लेकिन अंत में बात तो यही है, का मतलब चेंज नहीं होता, का ही पढ़ा जाता है, यानी कर लिया संश्लेषण। और जब संश्लेषण की बात आएगी तो आप जानते हो कि यदि उस बच्चे की जरूरत पड़ेगी मूल्यांकन की, कि बताओ ये क्या लिखा, तुरंत के तुरंत बता देगा। क्यों? क्योंकि वह हो चुका है इन चरणों से पार। अब बताओ इस सरल से एग्जाम्पल से समझ में आया कि नहीं? आ गया तो ठीक, नहीं फिर हम एक लॉन्ग एग्जाम्पल देते हैं। बोलो, सभी को आ गया? अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। नहीं आया? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए, अब बात आती है आपकी कि यदि कोई कहे तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, वो सुनो। अगला पॉइंट, यदि कोई कहता है कि ये तो बात समझ में आई नहीं, इतना सरल एग्जाम्पल था, कोई बात नहीं, नहीं आई बात समझ में, अगला एग्जाम्पल लो, सुनो। हम बात करते हैं, एक बच्चे से पूछते हैं, और बच्चे से पूछा जाता है कि बताइए भारत की राजधानी क्या। बच्चे से प्रश्न पूछा गया, बताओ भारत की राजधानी क्या।
बच्चे ने कहा भारत की राजधानी नहीं पता उसको, पता होता तो बता देता। भाई बच्चे से पूछा गया कि बताओ भारत की राजधानी क्या, अब बच्चे को नहीं पता, अब नहीं पता तो शिक्षक उसको बताएगा कि भारत की राजधानी आपकी क्या है, दिल्ली है। और जब उसको नहीं पता था तो शिक्षक ने उसको बताया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, मतलब उसको भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बात समझ गए कि ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? भाई पता नहीं था क्वेश्चन, नहीं चल रही है, नहीं चल, हम क्या करें, चल ही नहीं रही तो हम क्या कर दें भाई, आ रहे हैं फोन हमारे पास, बराबर फोन आ रहे होंगे, डला है साइलेंट पे। अब लाइव क्लास को सुधारने बैठेंगे तो तुम लोग क्या करोगे, फिर यहाँ ताथा थैया करोगे। फिर हमने कोशिश कर ली सब कुछ, वो चल ही नहीं रहा, एक बार फिर देख लेते, हम खुद परेशान रहते, हमें कभी कभार हमें खुद गुस्सा आता, इसको उठा के पटक दिया जाए, हम भी अपना संवेग खो देते कभी कभार, तो क्या करें, आए दिन परेशान करता है ये। चलिए सुनिए, हमने क्या कहा, बस सर सुन, यहाँ पर भारत की राजधानी, शिक्षक बच्चे से प्रश्न पूछता है बताइए कि भारत की राजधानी क्या है। बच्चा कहता है उसको नहीं पता, पता हो दिल्ली बता दी अच्छी बात है, नहीं पता, हमने शिक्षक ने बताया भारत की राजधानी दिल्ली। बच्चे को क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि नया ज्ञान मिला है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ठीक, अब भारत की राजधानी जब दिल्ली है उसको पता चल गया, तो यहां पर किसकी प्राप्ति होती है, उसको ज्ञान की। अब सुनना जरा, यहां पर
शिक्षक बालक से प्रश्न कर ले या किसी भी प्रकार से कुछ भी करता रहे, आपको याद रखना है कि चाहे शिक्षक प्रश्न पूछे या बच्चा उस प्रश्न का उत्तर दे दे, तब भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्यों? हमने, शिक्षक ने प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दे दिया, मतलब शिक्षक ने कहा हाँ ठीक है, मतलब जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है वह सही है। यानी दोनों कंडीशनों में क्या होता है? ज्ञान। लेकिन हम समझाते उससे ताकि आपको समझ में आए कि शिक्षक ने प्रश्न पूछा, बच्चे को नहीं आया, शिक्षक ने बता दिया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। सीधे सीधे जल्दी समझ में आता है, क्योंकि आप लोगों को यहां पर बात आती है कि बच्चे से प्रश्न पूछा गया, बच्चे को पता नहीं था, शिक्षक ने उसके बारे में जानकारी बता दी कि ये भारत की राजधानी है, ये दिल्ली है। अब समस्या यही था कि भारत की राजधानी दिल्ली तो है, शिक्षक ने कह दिया, लेकिन बच्चे के दिमाग में तो कि दिल्ली क्यों भारत की राजधानी है? भाई ऐसा दिल्ली में क्या है कि यह भारत की राजधानी है? तो अब उसके दिमाग में जहां यह प्रोसेस चलती है कि ऐसा क्या है कि दिल्ली आपकी क्या है? भारत की राजधानी। तो शिक्षक कहता है सुनो, इसके बारे में यहां पर जो आपके संसाधन हैं या जो आपके प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या यहाँ से उड़ाने हैं, यहाँ पर अपने गांव को छोड़ करके यहाँ पर सारी चीज़ क्या है? अवेलेबल। और ये विकसित क्षेत्र है, इसलिए किसी भी विकसित क्षेत्र को उस देश की राजधानी मान लेते। जैसे आपके यहाँ आपको सब्जी लेने कहाँ जाना पड़ता? मार्केट। बोले हाँ। सामान लेने आना पड़ता कहाँ? बोले बाजार। बोले हाँ। बोले उसी प्रकार से राज्य के लोग कहाँ? भाई वो सामान आपको बेचते हैं, लेकिन वो सामान लेने कहाँ जाते? बोले वो भी कहीं जाते होंगे। बोले हाँ जाते होंगे। बोले वो जाते भारत की राजधानी दिल्ली, वहाँ सब अवेलेबल है। बोले अच्छा इसलिए यहाँ भारत की इसको राजधानी कहते? बोले हाँ यहाँ सब मिलता है। बोले ठीक है, चलो कुछ बात समझ में आई। मतलब दूसरी प्रोसेस में बच्चा यह जानने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी है तो आखिर क्यों, और उसकी जानकारी कौन दे रहा है? शिक्षक। तो बच्चे को जब उस प्रश्न के बारे में बताया जाए कि भारत की राजधानी आपकी दिल्ली है, तो दिल्ली है तो क्यों भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी बच्चा क्या कर रहा है? बोध, यानी उसको समझ विकसित हो रही है। बोध का मतलब होता है अवधान, अवधान मतलब अटेंशन, अटेंशन मतलब समझ, यानी संज्ञान से रिलेटेड पक्ष है। बोध का मतलब ही यही होता है। कभी आप आगे जब हम पढ़ाएंगे तो बोध, बोध अवधान है। अवधान एक तरह से आपका अटेंशन है। तो बोध का मतलब होता है उसको इसका बोध हो रहा है कि हाँ जो नॉलेज मिली है वह सही है, दिमाग में फिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षक ने बताया है कि वहां पर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अब उसको पता चल गया कि भारत की राजधानी क्या है? आपका दिल्ली है। ठीक है, अब वह क्या करेगा? अब दिमाग में कीड़ा, ये हमको पता चल गया भारत की राजधानी दिल्ली है, और क्यों है ये भी बता दिया टीचर ने। जैसे ही गया घर पे, मम्मी पता भारत की राजधानी क्या है बताओ? मतलब करना शुरू किया क्या? प्रयोग, कि वास्तव में ये बात सही है कि नहीं है। मम्मी से पूछा, प्रयोग करके देखा कि हाँ भारत की राजधानी दिल्ली है। मम्मी ने कहा दिल्ली है, अरे सही कहा सर ने, सही कहा था सर जी ने। मतलब सर की बात पर कुछ विश्वास होने लगा। फिर बोले अकेला किसी एक व्यक्ति से पूछा प्रयोग, जब वही जानकारी को वह भिन्न भिन्न लोगों से कन्फर्म करने लगे। भैया से पूछा, पापा से पूछा, पड़ोसी से पूछा, दोस्त से पूछा, भारत की राजधानी क्या है? वो कहा दिल्ली। क्यों है? यहाँ यहाँ ऐसी सुविधाएं हैं। अच्छा ठीक, विश्लेषण। अंत में सभी के निष्कर्ष पर पहुंचा, हाँ सही तो कहा सभी ने, भारत की राजधानी दिल्ली है। अब कोई हमसे पूछेगा मूल्यांकन कर लो, हमें पता है भारत की राजधानी दिल्ली है और क्यों है। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ? ठीक है, अब आ गई भाई साहब बात समझ में? ठीक है ठीक है, अब आगे चलो। वेरी गुड सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसी में हमें पढ़ना है संवेग, क्योंकि आज निशाना संवेग पर है। सुनिए संवेग क्या कहते हैं। संवेग की आज परिभाषा नहीं लेंगे, आज अपने सब मतलब अपने हिसाब से संवेग की परिभाषा लेते हैं। वो जो आपके पेपर में संवेग की परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है, एक दो परिभाषाएं हम बाद में बताएंगे, पहले संवेग की विशेषताएं देखते हैं आज। ठीक है ना, संवेग की परिभाषाएं बाद में देखेंगे। ध्यान करो, हमने अभी बहुत सारी चीजें एकदम कट से कर दी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके नोट्स सब बन जाएंगे बाद में। अभी आप केवल हमारी सुनो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको चलना है कहां पर? संवेग पर। आज हम संवेग की परिभाषाओं की बात नहीं करेंगे, आज हम संवेग की विशेषताओं की बात करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं संवेग की होती हैं। तो संवेग की विशेषताओं के बारे में यदि देखा जाए कि संवेग की आखिर विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो सुनो जरा संवेग की विशेषताओं के बारे में। बस आपको जितनी विशेषताएं हैं संवेग की हम सब बता देंगे, और जो जो आपके पेपर में आती हैं वो सारी विशेषताएं भी आपको
समझा देंगे कि क्या संवेग की विशेषताएं हैं। सुनो, यदि हम कहें संवेग है क्या, तो सरल अर्थों में यदि संवेग के बारे में कहा जाए, तो सरल अर्थों में संवेग के बारे में यदि कहा जाता है कि संवेग होता क्या, आप खुद जानते हो कि सरल अर्थों में यदि कहा जाए कि संवेग क्या है, तो सरल अर्थों में बड़े आराम से समझ लोगे कि संवेग है क्या। देखना, एक मिनट सर, ये बोर्ड भी बहुत परेशान करता है। बात आती है संवेग, और संवेग से ही जुड़ा है बालक का संवेगात्मक विकास। यानी बालक का संवेगात्मक विकास कैसे हो, भाई ये कहां से जुड़ा है, आपका संवेग से ही जुड़ा है। यानी कि संवेग जब पता चलेंगे कि संवेग हैं क्या, तभी तो बालक के संवेगों का क्या कर पाएंगे हम, संवेगात्मक विकास। अब संवेगात्मक विकास की बात आती है कि संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होगा, तो पहले ये तो समझ लो कि संवेग है क्या, तब तो संवेगात्मक विकास करेंगे। तो सबसे पहले यदि कोई कहे कि जब भी हम कहें सरल भाषा में आपको समझाएं, आज मतलब सब सरल ही सरल भाषा में समझनी है मनोविज्ञान। जैसे दो मित्र हैं, बिल्कुल परम दो मित्र हैं, एक मित्र दूसरे को गालियां दे, अपशब्द कहे, कोई बात नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है, चलती है हमारे में, और वही गालियां कोई अजनबी दे दे, उठा के पटक देंगे उसको, और उठा के पटकना ही क्या है, संवेग है। क्रोध आ गया, तुमने कैसे कहा, हमारा मित्र कुछ भी कहता रहे, बात समझ गए, ये है संवेग। बात क्लियर है। संवेग एक देखो एक लाइन में समझ में आ जाता जब आम भाषा पर आते हैं, किताबों की भाषा समझ में नहीं आती, ये खराब है। ठीक, सुनो, अब बात आती है कि यदि हमसे कोई कहे तो संवेग है क्या, हमने सरल अर्थों में बता दिया कि यदि हमारा मित्र हमसे कुछ भी कहता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अजनबी यदि आके हमसे कुछ कह जाए, सारे के सारे संवेग जाग जाते, बोले तुमने कह कैसे दिया ऐसा। वही अर्थ दूसरी तरफ, स्टेशन से जा रहे थे, गुजर रहे थे, देखा बगल में भिखारी है, बिल्कुल मैले कुचैली कपड़े पहने हुए है, फटे चिथे कपड़े पहने हुए है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, हमने देख कर दया आ गई, अरे इसको पैसे निकाल के दे दी, चलो तुम खाना खा लो। यानी आप में संवेग आया, क्रोध आया अपशब्द कहने पर, दया आई उस व्यक्ति की दशा को देखकर। तो संवेग कई प्रकार के हैं, यानी कि संवेगों का आना, यानी आप मान गए कि जब भी कभी व्यक्ति के शरीर में किसी उत्तेजना का जन्म हो जाए, वही आपकी अवस्था क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। हमसे किसी ने कुछ कह दिया, हम उत्तेजित अवस्था में आ गए, क्रोध में आ गए, वही क्रोध तो आपका संवेग है। हमने किसी व्यक्ति को देखा, हमारे अंदर दया का भाव आ गया, यानी कि वह क्या है, आपका संवेग है। वृद्ध व्यक्ति को देखा वो चल नहीं पा रहा, किसी असहाय को देखा परेशान हो रहा, हमने उसकी मदद करना प्रारंभ कर दी, ये संवेग है। अब संवेग कई प्रकार के होते, उन संवेगों को सुनो। यदि हम कहें तो अब बस यही इतना ही तो आपको संवेग में आज समझना है। अब संवेग तो कई होते, आप जानते हो, आपके मैकडुअल है, उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और उनसे 14 प्रकार के संवेग बताए। हम मैकडुअल भी लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, धैर्य रखो, ठीक है ना, हम सारे लाएंगे, मैकडुअल भी लाएंगे, वो भी लाएंगे। यहाँ पर जो संवेग हैं, इन संवेग की बात की जाए तो संवेग में आप स्वयं जानते हो कि जब भी कभी यदि परिभाषाओं की बात की जाएगी तो परिभाषा आपके पेपर में अब आती नहीं है। परिभाषाओं का ट्रेंड सर बदल गया है, समस्या ये है, बात समझ गए ना, परिभाषाओं को आने का जो ट्रेंड है वह बिल्कुल बदल गया है। परिभाषाएं आती नहीं है पेपर में, परिभाषाओं से चीज़ें निकाल के पूछी जाती हैं कि पेपर में आएगा क्या ये बताओ, बहुत कम परिभाषाएं पूछी जाती हैं। चाहे यूपी टेट हो और सी टेट में तो बिल्कुल ही नहीं आती। तो यूपी टेट में भी अब परिभाषाएं बहुत कम आने लगी हैं। आपने देखा एक आध परिभाषा आ जाए कहीं से तो ठीक है, पहले परिभाषाएं बहुत आती थी, 8-8, 9-9, 7-7 परिभाषाएं आती थी। अब केवल समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो समझना ज़्यादा है, आपको याद कम करना, ठीक है। अब सुनना जरा, फिर भी 2-3 बातें आपको बताते हैं संवेग के बारे में, नहीं तो समझाएंगे कैसे। सुनो, संवेग की बात की जाए तो जो संवेग आपका, जो संवेग के बारे में बात की जाए तो संवेग जो है आपका, वह आपका लैटिन भाषा के इमोवियर से बना हुआ एक शब्द है। यानी संवेग की बात की जाएगी तो संवेग आपका क्या है, ये लैटिन भाषा से, ये आपका लैटिन भाषा का इमोवियर। तो लैटिन भाषा का जो इमोवियर शब्द है, इससे क्या हुआ है आपका संवेग। और इमोवियर का अर्थ क्या होता है, तो इमोवियर का अर्थ होता है, आप खुद जानते हो, हलचल या उथल पुथल। इमोवियर का अर्थ होता है आपका क्या, हलचल या उथल पुथल। अब उथल पुथल कैसी हो, कैसी भी हो, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमसे किसी ने कुछ कहा, हमें क्रोध आ गया, उठा के पटक दिया, उथल पुथल है।
यानी कि व्यक्तियों में संवेग का मतलब यही होता है किसी भी भाव के कारण जब व्यक्ति के चाहे मस्तिष्क में हो चाहे शरीर में हो यदि उथल पुथल हो जाए तो वही आपका क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। और संवेग कई प्रकार के, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक संवेग। अब यहां पर कोई कहता है कि संवेग की बात की जाए तो याद रखना यहां पर संवेग में आपको सबसे पहले हमने यही कहा कि जब भी शरीर में किसी प्रकार की कोई उथल पुथल हो जाए, आप हंसने लगो एकदम से रोने लगो, एकदम से शांत बैठ जाओ, ये सब क्या है, संवेग ही तो है। जा रहे थे रास्ते में दया का भाव आ गया, ये सब संवेग ही है। ठीक है ना, ठीक। अब संवेग की यदि बात की जाए तो यहां पर और संवेग में यदि हम कहते हैं तो याद रखना कि आपको अभी परिभाषाओं पर नहीं जा रहा है क्योंकि परिभाषा बहुत टाइम खाती हैं, ठीक है ना, और आती भी नहीं है। बाद में हम पटाक्षेप कर देंगे, आपको सारी परिभाषाएं लिखा भी देंगे और समझा भी देंगे, ठीक है ना। सारी परिभाषाएं आपको लिखा भी देंगे और समझा भी देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी परिभाषाओं पे नहीं। अभी परिभाषाओं से पहले हम चलते हैं किसी दूसरे चीज पर। पहले पढ़ेंगे संवेग की विशेषताएं, विशेषताओं के बाद लौट के आएंगे संवेग के सिद्धांत पर। और संवेग के सिद्धांत जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो नेक्स्ट पॉइंट आपका पढ़ा जाएगा दूसरा। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, वही परिभाषाओं वाला पोर्शन रहेगा। मतलब 3 पोर्शन में इसको हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहला जो पोर्शन आता है आपका संवेग की विशेषताएं। तो संवेग की जो विशेषताएं होती हैं, यदि उन संवेग की विशेषताओं की बात की जाए तो यदि हम यहां पर कह दें कि जो जेम्स ट्रेवर हों या आपके वैलेंटाइन हो या रॉस हो या आपके पीटी यंग हो या जर्सील्ड हो, सभी ने क्या दी हैं, संवेग की परिभाषाएं। 6-7 परिभाषाएं हैं। हम परिभाषाएं अभी शुरू करेंगे तो बस उन्हीं में उलझे रहेंगे, इसलिए परिभाषाएं अभी नहीं, अभी चलते हैं विशेषताओं पे, ठीक है। फिर बाद में लौट के आएंगे लास्ट में परिभाषाओं पे, क्योंकि परिभाषा आप बहुत कम आने लगी। सुनो, सबसे पहले बात आती है कि संवेग की विशेषताएं क्या हैं, और सबसे ज्यादा संवेग की विशेषताएं ही आपके पेपर में पूछी जाती हैं। सुनो, यहां पर संवेग की पहली विशेषता, संवेग की पहली विशेषता क्या है, तो संवेग की पहली विशेषता क्या आती है, संवेग की पहली विशेषता आती है आपकी व्यापकता। पहली विशेषता क्या है, व्यापकता। अब कोई कहे ये व्यापकता क्या है, हम समझाते हैं आपको व्यापकता। सुनिए, जब बात आए कि संवेग के अंदर ये व्यापकता क्या होती, तो व्यापकता को हम बताते हैं कि व्यापकता क्या है। सुनो, जब भी किसी व्यक्ति के अंदर संवेग की उत्पत्ति होती है तो संवेग किसी एक भाग से प्रारंभ होकर, मतलब मस्तिष्क से प्रारंभ होगा और पूरे शरीर में उसके लक्षण प्रदर्शित होंगे। जैसे एक व्यक्ति को आया गुस्सा, अब गुस्सा कहां से आया, मस्तिष्क से, लेकिन थोड़ी ही देर में देखो उसने मुट्ठी बांध ली, आंखें लाल हो गई और एकदम मारने को उतारू है। मतलब पूरे शरीर में उसकी क्या फैल जाती है, व्यापकता। शुरुआत कहां से होती है, इसकी मस्तिष्क से। यानी कि संवेगों की पहली विशेषता क्या है, व्यापकता। जैसे एक व्यक्ति को किसी ने पीट दिया, अब उसको कष्ट हो रहा है तो क्या करेगा, रोएगा। अब रोएगा तो निश्चित सी बात है आंसू निकलेंगे। तो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के रो रहा है तो यानी कि उसको किसी ना किसी प्रकार का दुख है या कष्ट है। व्यक्ति को क्रोध आएगा, क्रोध में आप जानते हो, या डर जाए व्यक्ति, जब डर जाएगा तो आंखें चौड़ी, अरे ये क्या देख लिया हमने, एकदम से कोई डरावनी चीज बच्चा देख ले, शरीर कांपने लगेगा, दांत किटकिटाने लगेंगे। मतलब कि संवेग की संवेग का जन्म तो मस्तिष्क से होगा, लेकिन उसकी व्यापकता पूरे शरीर में प्रदर्शित होती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है, संवेग। ऐसा नहीं होगा कि जब भी कभी शरीर का केवल कोई एक अंग ही प्रभावित हो, जब भी कभी संवेग आएगा तो एक अंग तो प्रभावित होगा, साथ साथ पूरा शरीर भी उससे क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। उसको ही हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत हो इस व्यापकता में? नहीं। अगला पॉइंट सुनो, इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि ये तो संवेग है। दूसरे नंबर पर यदि हम कहें तो फिर सुनो, दूसरे नंबर पर आता है आपका परिवर्तनशीलता। मतलब ये विशेषताएं हैं, ये ही पेपर में आएंगी, याद रखना। अगले नंबर पर यदि कोई कहे तो परिवर्तनशीलता। अब देखो जरा, मनुष्य से बड़ा विचित्र प्राणी कोई नहीं। देखना परिवर्तनशीलता। अभी आप गए, निकल रहे थे, देखा कि एक लड़का है, 2 मित्र हैं आपस में, वो कह रहा है एक दूसरे से, एक लड़का कहता है अरे गुस्से में मैं तेरे को मार डालूंगा, मैं तेरा खून कर दूंगा, और एकदम से लाठी लिए उसके पीछे घूम रहा है। हाँ बिल्कुल जोश में, क्रोध में। और शाम को जब लौट के आते हैं
कोई व्यक्ति और देखते हैं बैठ के ठहाके लगा रहा हा ही हू, मतलब वही व्यक्ति थोड़ी देर में क्रोध, थोड़ी देर में हंसी, थोड़ी देर में रोने लगे फूट फूट कर। मतलब व्यक्ति में है परिवर्तनशीलता, यानी संवेगों के कारण क्या आती है, परिवर्तनशीलता आती है। और असर किस पर दिखेगा, शरीर पर। वही व्यक्ति अभी थोड़ी देर में क्या है, आपके बन गए कपिल शर्मा, हंसने लगे, थोड़ी देर में क्रोध आ गया, बोले दुर्वासा ऋषि। क्रोध बोले, थोड़ी देर में क्रोध आ गया, बोले हम दुर्वासा ऋषि हैं। थोड़ी देर में बोले हम क्या हैं, आपके कपिल शर्मा हैं। फिर बोले लक्ष्मण शक्ति लग गई, राम की तरह विलाप करने लगे। यानी कि रोना भी हम ही को है, हंसना भी हम ही को है, क्रोध भी हम ही को करना। एक ही व्यक्ति में सारे गुण। यानी व्यक्ति ही, आप बताओ, आपकी छोटे में पिटाई गली होगी तो रोए भी होगे, जब मम्मी ने टॉफी खिलाई होगी तो हंसे भी होगे, और भाई ने खिलौना छुड़ा लिया होगा तो गुस्सा भी आया होगा। व्यक्ति एक ही है लेकिन काम सब आते आप ही हो। थोड़ी देर में अभी हा ही हंसने लगो, थोड़ी देर में रोने लगो, थोड़ी देर में एक दूसरे से झगड़ने लगो। क्या नहीं, आपके जो संवेगों के कारण क्या आती है, परिवर्तनशीलता आती है। और परिवर्तनशीलता कहां प्रदर्शित होती है, शरीर के। ठीक है, फिर सुनो तीसरा पॉइंट। ये सब विशेषताएं हैं सर, इनको याद रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले बताओ, परिवर्तनशीलता का मतलब है व्यक्ति के अंदर जो संवेग हैं वह अस्थिर रहते हैं। पता नहीं कब हंसी और कब क्रोध और कब आपका गुस्सा आ जाए, कब दया आ जाए, उसके अंदर कोई भरोसा नहीं। वही व्यक्ति कभी हो सकता दयावान बन के तुम्हें 1000 रुपए दान कर दे और कहे आज तो 1 रुपए नहीं देंगे तुमको। यानी व्यक्ति के अंदर ही ये सारे गुण हैं संवेग के। तो दूसरा पॉइंट आता है परिवर्तनशीलता, इसको क्या कहा जाता है, अस्थिरता। ठीक है, ये संवेग की विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद फिर सुनो, यदि हम कहें यहां पर तो दूसरी विशेषता इसकी क्या आती है, वो देखिए यहां पर आती है व्यापकता हो गई संवेग की, परिवर्तनशीलता आ गई। इसके बाद सुनो व्यक्तिक विभिन्नता, इसी में जोड़ के पढ़ लेते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता, ये व्यक्तिक विभिन्नता क्या है वो सुनो। व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता क्या है वो देखो। यदि व्यक्तिक विभिन्नता की बात आएगी कि व्यक्तिक विभिन्नता क्या है, तो अभी समझा के निपटे हम आपको। सुनो फिर सुनो, व्यक्तिक विभिन्नता क्या है। व्यक्तिक विभिन्नता है जब व्यक्ति, देखा होगा कि वही व्यक्ति क्या है, अभी कपिल शर्मा बन के हा ही कर रहा था, वही व्यक्ति अभी दुर्वासा बन के क्रोध रूप में आ गया, अभी वही व्यक्ति लक्ष्मण शक्ति में क्या करने लगा, रोने लगा। भाई आप थे, देखा कपिल शर्मा का शो, हंसने लगे, थोड़ी देर बाद चले आए दुर्वासा ऋषि, क्रोध आ गया, थोड़ी देर बाद आए आपके रामायण का पार्ट लक्ष्मण शक्ति, वही व्यक्ति रोने लगा। तो वह व्यक्ति में क्या आती है, एक ही व्यक्ति में क्या पाई जाती है, भिन्न भिन्न व्यक्तिक विभिन्नता। मतलब व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति दुर्वासा ऋषि है, ये उसकी विशेषता है, इस विशेषता का किसी दूसरे व्यक्ति में भी लक्षण प्रदर्शित होगा। यदि राम अपने भाई के लिए जिस प्रकार से विलाप कर रहे थे, यदि व्यक्ति को कष्ट हुआ है तो वह भी इसी प्रकार दहाड़े मारकर रोएगा। यदि कपिल शर्मा हंसता है तो हंसता तो है तो स्वयं दूसरों को भी तो हंसाता है। आप देख रहे हो कपिल शर्मा का शो, वो हंस रहा है और आप हंस रहे हो। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के क्या पाए जाते हैं, जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं या गुण पाए जाते हैं, वह उस व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेग। अब इसके बाद नेक्स्ट सुनो, यहाँ एक और हम पॉइंट कहते हैं, सुनिए। जैसे व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब या यूं समझ लो, दुर्वासा ऋषि को किसके लिए जाना जाता, बोले क्रोध के लिए। बोले लक्ष्मण को किसके लिए जाना जाता, बोले ये भी क्रोध के लिए। बोले परशुराम को किसके लिए जाना जाता, बोले क्रोध के लिए। तो एक ही व्यक्ति के उस संवेग के कारण उस व्यक्ति को क्या मिली है, पहचान। एक व्यक्ति को दुर्वासा ऋषि, लक्ष्मण या आपके परशुराम को किसके कारण पहचान मिली, व्यक्तिक विभिन्नता। ये उसका ही गुण है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आएगा, ये नहीं कहोगे ये बहुत शांत प्रिय व्यक्ति थे, नहीं। कपिल शर्मा के लिए कोई कहेगा ये रोने वाला व्यक्ति, नहीं, वो कहेगा ये तो हंसाने वाला व्यक्ति है। मतलब ये इसकी व्यक्तिक विभिन्नता, ये इसकी पहचान है। कोई कहे मदर टेरेसा, बोले काहे की, बोले प्रेम और स्नेह की मूर्ति है, यानी ये क्या करती हैं, केवल लोगों को स्नेह करना जानती हैं। तो उस व्यक्ति की विशेषता भी जुड़ जाती है किससे, यदि उस संवेग की प्रधानता उस व्यक्ति में होगी तो उस संवेग की प्रधानता के कारण वह व्यक्ति की व्यक्तिक विभिन्नता बन जाएगी। जैसे देखा होगा, बोले पापा बहुत क्रोध करते, मम्मी नहीं करती, यानी या चाचा बहुत क्रोध करते, या कोई भाई हैं
देखा होगा 2-3 भाई हैं, अब 2-3 भाइयों में एक भाई को बहुत क्रोध आता, बोले ये तो 24 घंटा इनकी नाक पे गुस्सा ही रहती। मतलब उस व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता क्या हो गई कि इसको हमेशा क्रोध रहता। दूसरा बोले ये हमेशा हंसता ही रहता, बोले हंसमुख व्यक्ति है, वह व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई। बात समझ गए? तो याद रखना कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या है, व्यक्तियों के नाम उनके संवेग के आधार पर दे दिए जाते। क्लियर है कि नहीं है बताओ? जैसे कहते अरे राजा हरिश्चंद्र तो क्या थे, ईमानदार, या कोई व्यक्ति बोले अरे ये तो बहुत दयावान है, तो वो क्या है, उसके अंदर संवेग है दया का, इसलिए वह व्यक्ति दयावान है। तो संवेगों के कारण व्यक्तियों में भी क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। समझ में आ रहा कुछ की नहीं, कि सब ऊपर से जा रहा? चौथा नंबर सुनो, चौथा नंबर क्या कहता है वो सुनो। यदि हम यहां पर कहें तो चौथा नंबर आता है विवेक शून्यता। विवेक शून्यता क्या? कुछ नहीं, अभी बताते हैं विवेक शून्यता क्या। संवेग के कारण विवेक शून्यता भी होती है। मतलब विवेक शून्यता का मतलब विचार शक्ति का लोप, इसको विचार शक्ति का लोप भी कहते। ठीक ठीक, विचार शक्ति का लोप, इसको ही कह सकते विचार शक्ति का लोप। कैसे? सुनो, विवेक शून्यता आएगी मतलब विवेक शून्य होगा और वह व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगा, आपका विचार शक्ति का क्या हो जाएगा, लोप। अब देखना, एक बच्चा है किशोर अवस्था में, पढ़ रहा है भूगोल, एक बालक है किशोर अवस्था में पढ़ रहा है भूगोल, पता है उसको पता है, उसने भूगोल में भी पढ़ रखा, शिक्षक ने भी पढ़ाया भूगोल में कि आपका अंतरिक्ष है, आपका पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड है, चांद तारे सब ऊपर हैं, फिर भी क्या कहता है, अरे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब खुद भी जानता है कि चांद तारे तोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी विचार शक्ति हो गई है लोप, क्योंकि संवेग की आ गई है प्रधानता। बात समझ गए? जब संवेग हावी होता है तो व्यक्तियों की विचार शक्ति या विवेक शून्यता क्या हो जाती है, लोप। यानी कोई यदि व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की विचार शक्ति लोप हो जाती है। एक मिनट, इसकी बैटरी चेंज कर दूं, ऐसा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट बस। समझ में आ गया होगा कि यदि विचार शक्ति की बात की जाए तो विचार शक्ति का लोप कब हो जाता है, तो विचार शक्ति का लोप कब हो जाता है आप समझ गए। जैसे दूसरा उदाहरण समझो, एक व्यक्ति था, बोले पता चला कि भाई ने भाई को गोली मार दी। अरे यार कैसा निर्दयी इंसान है, भाई ने भाई को गोली मार दी। अरे क्रोध आ गया, क्रोध ने विचार शक्ति का कर दिया लोप, और क्रोध ने जब विचार शक्ति का लोप कर दिया तो व्यक्ति ने क्या कर दी, उसको नहीं पता था कि अब ये क्या होगा, गोली मारने के बाद नहीं होगा पता क्या है, लेकिन जब क्रोध आया, क्रोध नामक संवेग आ गया, विचार शक्ति लोप हुई, उसने उठा के बंदूक से काम खत्म कर दिया। अब बाद में पछता रहा ये क्या हो गया। उस टाइम पर विवेक क्या हो गया था, शून्य, विचार शक्ति हो गई थी लोप, उसने ऐसा काम कर दिया। बात समझ गए? जैसे बचपन में किए गए वादे बाद में वही व्यक्ति फिर हंसी का पात्र बनता है। बोले तुम तो कहते थे कि मैं ये बनूंगा, तुम तो कहते थे मैं ये बनूंगा, अब तो तुम कुछ नहीं करते हो। बात समझ गए? तो यदि ऐसे कोई मतलब विवेक आपको समझ में आ रही, ऐसा भी नहीं है कि ना समझ में आए, ठीक है ना। फिर अभी हम उदाहरण दें तो तुम कहोगे कि हंसोगे। देखना, एक व्यक्ति कहता है शादी के पहले मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, शादी हो जाती है, उसके बाद तुम चांद तारे नहीं लाओगे, गोभी का फूल ही लेके आओगे। आ गई बात समझ में? यानी कि हंसी का पात्र मत बनो। यानी संवेग था, संवेग में तुमने क्या कह दिया, ऐसा कथन कह दिया कि उस टाइम विचार शक्ति लोप थी, लेकिन अब पत्नी जिंदगी भर ताने मारेगी लाओ चांद तारे, और तुम चांद तारे नहीं लाओगे, तुम वही फूल लेके आओगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब समझ में आ गया। हाँ, ऐसे समझा जाता है। वेरी गुड, पहले बता दो तो हम ऐसे ही समझा दें सब। वाह, विचार शक्ति हो जाती है लोप, और विचार शक्ति यदि लोप हो जाती है बस ठीक है सर। यानी कि यहां पर यदि कोई कहे ठीक है, 4 विशेषताएं याद हो गई, आगे सुनो। परेशान तो होते होगे कि ऐसे उदाहरण आते कहां से, है ना। बहुत सही सर। अब सुनो नेक्स्ट 4 विशेषताएं। अच्छा 8 या 9 विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं आज पढ़ लेते हैं। सुनिए,
अगली विशेषता क्या है वो देखो। इसके बाद अगली विशेषता क्या होती है, थोड़ा सा सुनते चलिए सर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो विशेषता है शारीरिक परिवर्तन। क्या होता है शारीरिक परिवर्तन, वो सुनो। ये शारीरिक परिवर्तन क्या है देखो। शारीरिक परिवर्तन बताते हैं। व्यक्ति को आया क्या, क्रोध, आंखें लाल, हाथ में दंड, जो भी मिल जाए, बंदूक मिल जाए, तलवार, पत्थर मिल जाए, बच्चे को जो भी मिल जाए, मतलब उसकी शरीर पर क्या ले लिया, परिवर्तन। क्रोध आया यानी कि उसकी आंखें लाल हो गई और एकदम मारने को उतारू है कि मैं तेरे आज खून कर डालूंगा। ये शरीर का परिवर्तन है, क्रोध। थोड़ी देर बाद देखा, अरे हा ही, मतलब वही व्यक्ति देखो हंस रहा है, शरीर का परिवर्तन हो गया, शारीरिक परिवर्तन। थोड़ी देर में वही फूट फूट के रोने लगे, आंसू निकल रहे, मतलब कि व्यक्ति के शरीर में क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति में भिन्न भिन्न संवेग आने के कारण क्या हो रहा है, शारीरिक परिवर्तन। बात समझ गए। वही व्यक्ति कभी दुर्वासा ऋषि, वही व्यक्ति कभी कपिल शर्मा और वही व्यक्ति कभी आपका लक्ष्मण की शक्ति के राम। बात समझ गए। यानी कि वही एक ही व्यक्ति में संवेग आने से शरीर में होता है उनके शारीरिक में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन। क्लियर है, ठीक। फिर सुनो, अब यदि कोई कहे तो ये परिवर्तनशीलता का मतलब शरीर की परिवर्तनशीलता हो या किसी भी प्रकार की परिवर्तनशीलता हो, शॉर्ट में यदि वो लिख लें कि क्या संवेग परिवर्तनशील होते हैं, बिल्कुल संवेग परिवर्तनशील होते हैं। और संवेगों के परिवर्तन होने से व्यक्ति का शरीर भी क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, आप जानते हो वही मां तुम्हें पीटती है क्रोध में, वही मां तुम्हें स्नेह करती है, ठीक है ना। तो संवेग में परिवर्तन होते रहते हैं। अगला सुनो, इसके बाद आता है मूल प्रवृत्तियों का जन्म। ये मूल प्रवृत्ति क्या है, तो मूल प्रवृत्तियों का क्या होता है, जन्म। और मूल प्रवृत्तियों के जन्म की बात की जाए कि किस प्रकार से मूल प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, इनको और सुनो। यदि कोई कहे कि मूल प्रवृत्तियों का क्या होता है, जन्म, जैसे आप ध्यान करो, जो आपका मनोवैज्ञानिक था, आपको याद होगा वाटसन, है याद, उसने 3 प्रकार की जो संवेग बताए थे, क्रोध, भय और स्नेह। और क्रोध, भय, स्नेह के बाद हमने कहा कि मूल प्रवृत्ति का जन्म मैकडुगल ने बताया था, जितने भी संवेग होंगे उन संवेगों से कोई ना कोई क्या होती होगी, मूल प्रवृत्ति होती होगी। ठीक है ना। जैसे अब व्यक्ति को क्रोध आया तो मूल प्रवृत्ति का होगा जन्म, लड़ाई करेगा। तो मूल प्रवृत्ति क्या है, लड़ना। यानी कि यदि व्यक्ति को क्रोध आया है तो निश्चित सी बात है लड़ाई होगी। तो मूल प्रवृत्ति क्या है, उसकी लड़ना है। क्रोध क्या है, संवेग है। बात समझ गए। तो मूल प्रवृत्तियों का क्या होता है, संवेग के आने से मूल प्रवृत्तियों का क्या होता है, जन्म। आप बताओ, आपको क्रोध आ रहा, अब आपको क्रोध आ रहा है तो ऐसा होगा कि आप उसको स्नेह करोगे नहीं, मारने की ही कोशिश करोगे, भाई हम उसको पीट दें किसी प्रकार। और यदि स्नेह आ रहा है तो पीटने की कोशिश नहीं करोगे, फिर स्नेह की कोशिश करोगे। तो यहां पर मूल प्रवृत्तियों का क्या आता है, जन्म। मूल प्रवृत्तियों का जन्म किससे होता है, संवेग के आने से ही व्यक्तियों के अंदर मूल प्रवृत्तियों का क्या होता है, जन्म होता है। क्लियर। पूछो यदि डाउट हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यदि डाउट नहीं है तो सुनिए। फिर इसके बाद आता है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन क्या है, व्यवस्थापन सुनो। यदि बात कहें व्यवस्थापन की, तो व्यवस्थापन की यदि बात कहें कि व्यवस्थापन क्या होता है, तो व्यवस्थापन में आप जानते हो, सुनो जरा हम बताते हैं। व्यवस्थापन या हस्तांतरण, व्यवस्थापन का मतलब है 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, तीसरा सज्जन व्यक्ति गया छुड़ाने, पता चला वही पिट गया, मतलब गुस्सा उन दोनों की थी, निकल गई किसी तीसरे पर। ये होता है व्यवस्थापन। बोले तुम कैसे आ गए बीच में, हम दोनों की लड़ाई थी। बोले इसी को देख लो पहले, ये आ गया बीच में। ये है व्यवस्थापन। मतलब क्रोध आपस में 2 व्यक्तियों के मध्य चल रहा था, कोई तीसरा व्यक्ति समझाने गया। बोले तुम काहे को गए थे, अरे बोले भाई साहब हम तो समझाने गए थे, हमने तो फालतू में पीट दिया। बात समझ गए। तो व्यवस्थापन मतलब जैसे हमने ध्यान करो इसको बताया था वहां, जब आपको फ्राइड के वो बता रहे थे कुछ शब्द, यानी कि जो विस्थापन, तो बताया था वही है ये व्यवस्थापन। मतलब इसकी दिशा मोड़ दी। बॉस ने गुस्सा निकाला है आप पर, आप बॉस को तो पीट नहीं सकते, जाओगे घर बच्चे को ही पीटोगे, खाना अच्छा भी होगा तब भी थाली फेंक दोगे, नहीं खाना। क्यों, बॉस की गुस्सा आप किस पर निकालो, भड़ास। तो व्यवस्थापन, बात समझ गए कि नहीं। यानी कि व्यवस्था, संवेग आएगा तो व्यवस्थापन होगा। ठीक है ना। अब देखते चलना, हमने बताया ही था आपसे कि ये व्यवस्थापन में
कि व्यक्ति लड़ रहे थे दो और कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है बीच में, तो गुस्सा उसी पर निकल गई, गुस्सा निकल गई, सज्जन व्यक्ति था, उसको फालतू में पिट दिया। फिर बाद में वो तो फिर है कि चलो अब कोई बात नहीं, पिट गए तो पिट गए, लेकिन पिट तो गए। आगे सुनो, इसके बाद आता है सुनिए, इसके बाद आता है सुख दुख के भाव निहित होना। ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझाना भी नहीं पड़ेगा। सुख दुख के भाव निहित होना। अब कोई कहे कि ये सुख दुख के भाव कैसे निहित होते हैं, तो वो सुनो, यदि हम ये कहें कि सुख दुख के भाव क्या निहित होते हैं, तो आप खुद जानते हो कि जब भी कभी संवेगों की उत्पत्ति होगी, या तो दुख होगा या सुख होगा, दोनों ही चीजें हैं। जैसे व्यक्ति को संवेग जो आएंगे या तो दुख के समय या सुख के समय, यानी कि जो इसमें संवेगों में होता है, निश्चित सी बात है कि संवेगों में सुख या दुख का भाव क्या होगा, निहित होगा। जैसे व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, क्यों क्रोध आ रहा है? यदि खुश रहता तो थोड़ी ना क्रोध आता। दुखी है दूसरे व्यक्ति से, चाहता है कि इसको ठोक दिया जाए, क्यों? मन दुखी है, यानी कि दुख का भाव निहित होगा। व्यक्ति में हा ही हु के गुण आ रहे हैं, मतलब क्यों? खुश है, यानी सुखी है व्यक्ति, इसलिए तो हंस रहा है। सुखी है तो हंसेगा। बताओ कोई दुखी और वो हंसे? ऐसा तो कोई नहीं। ठीक है, अब रो रहा है, कोई रो रहा है तो मतलब दुख है, तभी तो रो रहा है। कोई संवेग उठा के देख लो, सभी में क्या होंगे? सुख और दुख के भाव निहित होंगे। वात्सल्य गुण की बात भी की जाए तो उसमें व्यक्ति बच्चे के प्रति क्या करता है? बच्चे को देखकर प्रसन्न हो रहा है, सुखी की अनुभूति हो रही है, तो बच्चे को स्नेह कर रहा है, मतलब उसमें क्या होगी? आपकी सुख और दुख के भाव। हर संवेग में क्या होंगे? सुख और दुख के भाव निहित होंगे। अगला और आखिरी शायद सुनो, अगला आता है आपकी अनिश्चितता। बिल्कुल सही है, अनिश्चितता भी सुनो। अनिश्चितता की बात सुनो। यदि कोई कहे अनिश्चितता क्या है, अनिश्चितता सुनो, सुनो। सुनना, अनिश्चितता का मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी पर भी नाराज या गुस्सा हो सकता है। उस व्यक्ति को किसी पर भी किसी भी समय नाराज होने का पूर्ण हक है। नहीं आई बात समझ में? सुनो फिर भाई, आप हो, आप जिस पर चाहो, जब चाहो, जिस समय चाहो गुस्सा हो सकते हो। कौन रोके है तुम्हें? कोई रोके है कि ना भैया गुस्सा मत हो? आप जब चाहो, जिस पर चाहो, जिस समय चाहो गुस्सा हो सकते हो। क्या भैया गुस्सा अनिश्चित नहीं होती? क्या आप कहोगे मुझे कल 12 बजे गुस्सा आएगी तब मैं तुमको पीटूंगा? ऐसा तो नहीं है। यानी कि समय का कोई भाव नहीं रहता है, ये अनिश्चित होता है। हमने क्या कहा? पहली ही लाइन में कही थी, कौन व्यक्ति किस पर गुस्सा है, किस बात से गुस्सा है और किस टाइम पर गुस्सा है, ये निश्चित नहीं किया जा सकता। भाई हमने आपसे कहा क्या कि कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? नाराज हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को नाराज होने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति से वह नाराज हो सकता है और किसी भी समय नाराज हो सकता है, क्योंकि संवेगों में क्या होती है? अनिश्चितता। तुम जा रहे थे रास्ते में, बड़े अच्छे दो दोस्त बड़े गले में हाथ मिलके जा रहे थे, किसी ने बाल्टी से पानी फेंका, तुम भीग गए, अच्छा मूड था, क्रोध में उसी बाल्टी वाले को बाल्टी में डुबो दिया। जाओ हम देखें तुम, मतलब क्या है? संवेग की उत्पत्ति। बात समझ गए? तो संवेग में ये तो नहीं तुमने आज हमें भिजा दिया, कल आएंगे हम 12 बजे तुम्हें देखेंगे, क्यों हमें क्रोध कल 12 बजे आएगा, ऐसा नहीं है। यानी संवेगों में क्या होती है? अनिश्चितता। जब आपने व्यक्ति को देखा, जब आपको जो संवेग उत्पन्न हुआ, कोई भरोसा नहीं। अब बताओ, ऐसा तो है नहीं, समझते चलना। अनिश्चितता का मतलब यही होता है, अनिश्चितता का मतलब यही होता, पता नहीं हमारा कब दिमाग खिसक जाए, किसी को उठा के पीट दें। अनिश्चितता है संवेग में। बात समझ गए? यानी कि संवेग निश्चित नहीं है। संवेग कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति पर क्या हो सकता है? उत्पन्न हो सकता है। हमने पहली लाइन कही, किसी भी व्यक्ति को किसी से भी किसी भी समय नाराज होने का पूर्ण हक है। वो जिससे चाहे जिस टाइम पर जिस समय क्या हो सकता है? नाराज हो सकता है। आप उसको रोकोगे नहीं, क्योंकि उसका संवेग है, जिस टाइम आ गया। ठीक है, तो संवेगों में क्या होती है? अनिश्चितता। हमने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए संवेग के। बताओ कोई डाउट हो तो? देखो कितनी हंसी हंसी में निकल जाता संवेग। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, संवेग हो गया। ठीक, संवेग तो हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा और पढ़ें? नहीं तो यहां पर याद क्या रखना है? संवेगों की मात्रा
संवेगों की मात्रा और समय क्या होता है, अनिश्चित होता है। मात्रा क्यों भाई, हमने समय कहा कि अनिश्चित, मात्रा भी तो निश्चित होती है। क्यों अनिश्चित होती है? ये कहोगे कि जब हमको गुस्सा आएगा हम 12 बजे तुम्हें तेज थप्पड़ मारेंगे, ऐसा तो नहीं। अरे गुस्सा आया, जैसा हाथ गल गया, तेज गल गया, स्लो गल गया, ऐसा तो नहीं। मात्रा निश्चित हो कि नहीं इसको तेज मारना, इसको धीमे मारना, यानी मात्रा और समय क्या है आपके, निश्चित नहीं होते। क्लियर है सर कि नहीं? कोई डाउट है इनमें? इनमें कभी डाउट होता ही नहीं है। मनोविज्ञान में कभी कोई डाउट नहीं होता, ठीक है ना, सब क्लियर ही रहता है, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है, ठीक सर। व्यक्तिक मूल प्रवृत्ति, विचार शक्ति का लोप, सारे हो गए संवेग की विशेषताएं। क्लियर है, समझ में आ गया? 2 पॉइंट निपटा दिए हमने, मतलब 2 नंबर हमारी कंफर्म है, एक वो संज्ञान से और एक यहाँ से, 2 नंबर मिल गए, ठीक है। अब चलो आगे मैथ पर, ठीक है ना। तो चाहो कोई बात नहीं, कल फिर आना, फिर कर पकड़ ले पड़ेंगे, ठीक है ना। डेली आना ही है, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आना जाना लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।